देखो चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो हम लिविंग वर्ल्ड में पढ़ के आए हैं अब तक कि हमने किंगडम देखे थे। किंगडम कौन कौन से? एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, बस यही दो देख के आए हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में दो किंगडम नहीं है, किंगडम है हमारे पास 5। कितने किंगडम है? 5 किंगडम है। इन 5 किंगडम में हम बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में भी पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में भी पढ़ेंगे, और प्लांट्स और एनिमल्स का अलग से चैप्टर बना दिया। ठीक है, तो टोटल कितने किंगडम है हमारे पास? 5 किंगडम है, जिसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, फंजाई के बारे में पढ़ना है, प्रोटिस्टा के बारे में। 3 तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे और बाकी के जो 2 हैं उनका अलग चैप्टर है, प्लांट किंगडम अलग और एनिमल किंगडम अलग। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें पढ़ना क्या क्या है? किंगडम मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया आएगा। ठीक है, फिर किंगडम प्रोटिस्टा है, अमीबा सुना होगा ना, वो इसमें आएगा। उसके बाद किंगडम फंजाई। ठीक है, प्लांट और एनिमल्स का एक छोटा छोटा पैराग्राफ दे रखा है, बाकी उनके चैप्टर में पढ़ना है। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस, ये टॉपिक। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हैं हमारे। तो क्या कहता है कि सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब से हम सिविल बने हैं ना, मतलब जब से सिविलाइजेशन हुआ है, ढंग से हमें रहना आया है, तब से हमने क्या करने की कोशिश की है कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते हैं कि ये एक जैसे दिख रहे हैं इन्हें एक ग्रुप में डाल दो, ये एक जैसे दिख रहे हैं इनको एक ग्रुप में डाल दो। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इट वाज डन instinctively, not using criteria that were scientific, born out of a need to use organisms for our own use for food, shelter and clothing। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बात आती है कि शुरू में जब हमने क्लासिफिकेशन शुरू की थी तो वो हम साइंटिफिक बेसिस पे नहीं कर रहे थे। शुरू की क्लासिफिकेशन साइंटिफिक बेसिस पे नहीं थे। शुरू की क्लासिफिकेशन हम अपने यूज के लिए करते थे कि कहीं हमारा खाने में यूज हो जाए, कोई हमको उनसे शेल्टर मिल जाए या क्लोथिंग मिल जाए। ठीक है, तो शुरू में जो जो चीजें हमारे फूड में यूज हो रही हैं, है ना, हमने उनको अलग रख लिया। जिन चीजों से हम शेल्टर ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, उनको अलग रख लिया। जिनसे हमें क्लोथिंग मिल रही थी उनको अलग रख लिया। तो हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्लास में रख रहे थे अपने यूज के बेसिस पे। कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था कि उसकी मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी ऐसा कुछ नहीं देख रहे थे। अब सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं चैप्टर के एरिस्टोटल। क्या है नाम? एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। कि सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन किसने किया? एरिस्टोटल ने। किसने किया? एरिस्टोटल ने। उससे पहले क्लासिफिकेशन हो रहा था हमारे यूज के बेस पे, है ना, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म हमारे यूज में आ रहे हैं उस बेसिस पे कर रहे थे। तो सबसे पहले साइंटिफिक तरीका किसने अपनाया क्लासिफिकेशन का? एरिस्टोटल ने। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। इसने क्या किया कि सिर्फ प्लांट्स को बाहर से देखा, प्लांट की मॉर्फोलॉजी देखी। ठीक है, एरिस्टोटल ने प्लांट्स की क्या देखी? मॉर्फोलॉजी। और बाहर से देखने पे जो बिल्कुल छोटे दिख रहे थे उनको बता दिया श्रब, जो थोड़े और बड़े थे उनको बता दिया हर्ब्स, और जो सबसे बड़े थे वो थे ट्रीज। ठीक है, तो ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने किया ऑर्गेनिजम्स का? एरिस्टोटल ने। किस बेसिस पे किया ये पूछते हैं? किस बेसिस पे? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बस मॉर्फोलॉजी देखी थी बाहर से। ठीक है, और मॉर्फोलॉजी के बेस पे 3 टाइप का क्लासिफिकेशन इसने कर दिया। पहला ट्रीज, दूसरे श्रब्स और तीसरे हर्ब्स। ठीक है, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। सबसे छोटे श्रब्स। He also divided animals into 2 groups। अब प्लांट का तो इन्होंने क्या बना दिया? ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स। एनिमल्स का भी इन्होंने 2 कैटेगरी बना दी। एक तो थी जिनके पास रेड ब्लड है और एक जिनके पास रेड ब्लड नहीं। ठीक है, एक तो जिनके पास रेड ब्लड है और एक जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। तो अब तक हमने एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा है। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को कितनी कैटेगरीज में बांटा? 3 कैटेगरीज। 3 कौन कौन सी? ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स। ठीक है, ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स। और एनिमल्स को कितनी कैटेगरीज में बांटा? 2 कैटेगरीज। 2 में। एक तो जिनकी, ये ऐसा क्यों गया? इसका कलर वाइट हो। हाँ भाई, किसने किया है? देखो, एरिस्टोटल ने प्लांट्स को तो क्लासिफाई किया ट्रीज में, हर्ब्स में और श्रब्स में, और एनिमल्स को भी इसने 2 कैटेगरीज में डाला। हाँ,
कैटेगरीज में डालेंगे। दो कैटेगरीज कौन सी? एक तो जिनके पास रेड ब्लड है और दूसरा जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है। अब एनसीईआरटी ने दिया तो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जिनके पास रेड ब्लड सेल्स है ना उनको हम बोलते हैं एनीमा। क्या बोलते हैं? एनीमा। और जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है उनको हम बोलते हैं एनीमा। क्या बोलते हैं? एनीमा। ठीक है, तो जिनके पास रेड ब्लड है उनको तो बोलेंगे एनीमा, और जिनके पास नहीं है उनको एनीमा, उनको बोलेंगे एनीमा। ठीक है, तो अब तक का इंपॉर्टेंट सबसे क्या आया इसमें कि एरिस्टोटल के आने से पहले तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे सिर्फ यूज के बेस पे, सिर्फ यूज के बेस पे, लेकिन एरिस्टोटल ने आगे सबसे पहले शुरू किया साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, और उन्होंने प्लांट्स को भी क्लासिफाई कर दिया और एनिमल्स को भी। प्लांट्स को कितने में? 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सी? ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स। और एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में, एक तो जिनके पास रेड ब्लड है और दूसरा जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं है। जिनके पास है उनको बोलेंगे एनीमा, और जिनके पास नहीं है उनको एनीमा, उनको एनीमा। मेरे बैग में एक बैग पेन होगा। अब आगे देखो, उसके बाद आए लीनियस भाई साहब। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है? लीनियस। अब लीनियस जो है इन्होंने दिया था 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने कहा कि धरती पे जितना भी कुछ है ना उसको 2 कैटेगरीज में बांट दो, एक को तो बोल दो प्लांट और दूसरे को बोल दो एनिमल। ठीक है, तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। लीनियस ने क्या किया? 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें इन्होंने 2 किंगडम बना दिए, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। तो दूसरे साइंटिस्ट है लीनियस। अब इन्होंने क्या किया? प्लांट्स को प्लांट किंगडम में डाल दिया, एनिमल्स को एनिमल किंगडम में। दिस सिस्टम वाज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली। अब पिछले कुछ टाइम तक भी ये सिस्टम यूज होता था। ठीक है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अब देखो, लीनियस ने तो क्या किया? जितना भी कुछ धरती पे उसको 2 पार्ट्स में बांट, 2 कैटेगरीज में बांट दिया, एक तो प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। लेकिन फिर यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर का हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिसेल्युलर को किस में डाला, मल्टीसेल्युलर को किस में? उसके बेसिस पे तो नहीं हुआ ना क्लासिफिकेशन। दूसरा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेटिक है और नॉन फोटोसिंथेटिक है उनको कहाँ रखें उसका भी हमें पता नहीं चला। अपना खाना खुद बनाते हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो फोटोसिंथेटिक जैसे ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंजाई, इनको किस में डालें? बात वही है, लेकिन ऑटोट्रॉफ भी अलग अलग टाइप का है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की हेल्प से बनाएंगे अपना खाना, कीमो वाले जो केमिकल्स की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, तो हम फोटोसिंथेटिक को किस में डालें, नॉन फोटोसिंथेटिक को किस में? ये दिक्कत आ गई इस क्लासिफिकेशन में। और क्या है, यूकैरियोट्स को किस में डालें, प्रोकैरियोट्स को किस में डालें, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। तो लीनियस जो है इन्होंने किंगडम तो कितने दे दिए? 2। लीनियस ने किंगडम तो कितने दे दिए? 2। लेकिन दिक्कत क्या थी? पहला तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट कहाँ रखे ये समझ नहीं आ रहा था। दूसरा, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर कहाँ रखे ये भी समझ नहीं आया। और तीसरा, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक कहाँ रखे ये भी नहीं पता चल रहा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे बच गए जो ना तो प्लांट किंगडम में आ रहे थे और ना एनिमल किंगडम में। तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, उनको तो भी डालना था ना, है ना? तो इन्होंने तो बस प्लांट और एनिमल्स का सॉर्ट आउट कर दिया। Hence the 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate. ये inadequate था, मतलब इससे हमारा काम नहीं चला, सारे ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई नहीं हो पाए। ठीक है, A need was also felt for including besides gross morphology other characteristics
like cell structure, nature of whole, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship, etc. अब हमें समझ आया कि सिर्फ बाहर से देखने से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते, हमें उनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी देखना होगा, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो भी देखना होगा, है ना, खाना क्या खाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है वो भी, हैबिटेट भी, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है कि जो उनके एंसेस्टर्स थे उनके साथ क्या रिलेशन है वो भी हमें देखना होगा। तो बहुत सारे क्राइटेरिया हमें देखने होंगे अलोंग विद मॉर्फोलॉजी, अकेला मॉर्फोलॉजी से काम नहीं चलने वाला। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम। फिर लीनियस के बाद क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम करने की कोशिश की और इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, कि लीनियस के बाद जितने भी साइंटिस्ट आए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को हटा दिया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम तो हमेशा रहे क्योंकि वो तो है ही, उसके साथ उन्होंने क्या किया, नए किंगडम्स ऐड कर दिए। तो ये पूछ सकता है कि जितना भी क्लासिफिकेशन का सिस्टम चला उसमें दो किंगडम शुरुआत से कांस्टेंट थे, वो दो किंगडम कौन से हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इनको हटाने वाला कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद है the plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems. The understanding of what groupia organism be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over time. कि प्लांट किंगडम में क्या रखना है, एनिमल किंगडम में क्या रखना है, ये चीज तो चेंज हो गई कि पहले हमने इसको कहीं और रख दिया था, प्लांट किंगडम में रख देते हैं, पहले कहीं और रख दिया था, एनिमल किंगडम में रख देते हैं, ये चीजें तो चेंज हो गई, बट ये किंगडम दोनों कांस्टेंट थे, इनको हटाया नहीं है, ठीक है, दोनों कांस्टेंट थे। तो मैम जब लीनियस था उसमें मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे एनिमल और प्लांट किंगडम, हाँ बिल्कुल। अब तक हमने सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं, एक तो एरिस्टोटल और दूसरा लीनियस। एरिस्टोटल ने तो क्या किया था, प्लांट को बांटा तीन कैटेगरीज में, कौन कौन सी, ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स, और एनिमल्स को बांटा दो कैटेगरीज में, एक जिनके पास रेड ब्लड सेल्स है और एक जिनके पास नहीं है। जिनके पास है उनको बोलेंगे इनेमा, इनेमा क्या बोलेंगे, इनेमा, और जिनके पास नहीं है उनको एनीमिया। देखो एनीमिया सुना है, एनीमिया किससे शुरू होता है, एन से, है ना, एनीमिया किससे शुरू होता है, एन से। अब एनीमिया में क्या होता है, ब्लड सेल्स घट जाते हैं ना, खत्म होते जाते हैं, तो इसीलिए याद रखोगे जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं है वो एनेमा, और जिसके पास है वो इनेमा, वो होगा इनेमा, ठीक है। अब एरिस्टोटल के बाद आए थे लीनियस। लीनियस ने कितना किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और वो कौन से थे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। पर ये हमारे लिए एडिक्वेट नहीं था, इससे हमारा काम नहीं चला क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया यूकैरियोट प्रोकैरियोट कहाँ जाएंगे, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर कहाँ जाएंगे, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक कहाँ रखेंगे, हमें पता नहीं चला, ठीक है। तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी से काम नहीं चलेगा, और भी कैरेक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। और जितने भी क्लासिफिकेशन हुए उसमें दो चीजें कांस्टेंट थी, दो किंगडम कांस्टेंट थे, कौन से, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अब ये है हमारे 5 किंगडम और इनको बहुत अच्छे से समझना है। देखो पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। साइंटिस्ट आए थे आर.एच. व्हिटेकर, साइंटिस्ट का नाम क्या है, आर.एच. व्हिटेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब तक 3 साइंटिस्ट आए हैं, पहले कौन से थे, एरिस्टोटल, उसके बाद लीनियस, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। साइंटिस्ट का नाम आर.एच. व्हिटेकर। कब दिया इन्होंने ये, 1969 में, बिल्कुल गांठ बांध दो, कब दिया, 1969, ठीक है। आर.एच. व्हिटेकर ने कब दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 1969 में। अब ये 5 किंगडम कौन से हैं, पहला किंगडम है मोनेरा, पहला किंगडम कौन सा है, मोनेरा। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, दूसरा है प्रोटिस्टा, आगे पीछे याद नहीं करने, एक ही सीरीज में याद करने। पहला किंगडम कौन सा है, मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम है फंजाई, तीसरा किंगडम है फंजाई, फोर्थ है प्लांट किंगडम और फिफ्थ है एनिमल किंगडम। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम, 1000 बार क्वेश्चन बन चुका है कि जो आर.एच. व्हिटेकर हैं उन्होंने किस बेसिस पे बनाए 5 किंगडम, ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, किस बेसिस पे 5 किंगडम बनाए। तो पहला क्राइटेरिया जो इन्होंने लिया, देखो यहाँ पे इन्होंने अलग दे रखी है, एक दो चीज यहाँ पे अलग मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों का रास्ता बताते हैं। इन्होंने क्या यूज किया, पहला सेल का स्ट्रक्चर। इन्होंने देखा बैक्टीरिया में सेल का स्ट्रक्चर ऐसा है,
प्रोटिस्टा में ऐसा है, फंजाई में ऐसा है, प्लांट्स में ऐसा है, एनिमल्स में ऐसा, सब में सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग है। सब में सेल का स्ट्रक्चर अलग है तो सबको अलग अलग किंगडम में डाल देते हैं। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो इन्होंने उठाया वो क्या था, सेल का स्ट्रक्चर। अब मतलब क्या सेल स्ट्रक्चर से समझेंगे। दूसरा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या है, अब यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है उन्होंने थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बट थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम समझेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या समझेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे एल्गे टॉपिक है। एल्गे में हम देखते हैं कि वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे एक लीफ नहीं होती है, ये पड़ी रहती है, तो थैलस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ना। बॉडी कैसे बनी है, सिर्फ सेल की बनी है, सिर्फ या टिश्यू की बनी है, ऑर्गन की बनी है, कैसे बनी है। ठीक है, तो पहला तो देखा सेल का स्ट्रक्चर, दूसरा उन्होंने देखा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा उन्होंने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, कैसा है वो देखा। ठीक है, उस बेसिस पे बना दिया किंगडम। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक आए। तो पहला था सेल का स्ट्रक्चर, दूसरा था बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसा न्यूट्रिशन है उसका। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कैसा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, और लास्ट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, हाँ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अपने एंसेस्टर्स के साथ कैसा रिश्ता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए इन्होंने, 5। कितने दिए हैं, 5। अब यहाँ पे ना कहीं भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं है इस टेबल में। इस टेबल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स तो 5 है, और यहाँ पे कितने हैं, 5, पर यहाँ पे कहीं भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर ऑप्शन में आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप तो ठीक करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो यहाँ पे जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, पहला क्या है, हाँ, सेल का स्ट्रक्चर। दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल टिश्यू कैसे बना हुआ है। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ रिप्रोडक्शन, और फिफ्थ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फिफ्थ होगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब देखो इसको याद करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सेल टाइप, कि सेल है कैसा, उसमें न्यूक्लियस बाउंड्री से उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अच्छे से सराउंडेड है भी या नहीं, उस बेसिस पे, है ना। हमने एक वर्ड देखा था कैरियन। कैरियन का मतलब क्या बताया था, न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब बताया था न्यूक्लियस, है ना। तो प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, पर यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड होता है। देखो प्रोकैरियोट्स में आ रहा है प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, पुराना, कि इतना एडवांस न्यूक्लियस नहीं है। कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियन होता है एक वर्ड, उसका मतलब न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, पर यूकैरियोट्स में वो वेल डिफाइंड होता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे सेल है हमारे पास, है ना। अब सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस। जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब हमारे पास होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। अब अगर हमारा ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो हमारा जेनेटिक मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ, मतलब एक ध्यान तुम्हें क्या रखना, कैरी ऑन वर्ड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैरी ऑन वर्ड का मतलब न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है तो हम बना देंगे यूकैरियोट। क्या बना देंगे, यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू। यू का मतलब होता है ट्रू, मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, यानी न्यूक्लियस के अराउंड बाउंड्री होगी, है ना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। पर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं। ठीक है, कैरी ऑन वर्ड का मतलब है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो सेल टाइप ना याद करना बड़ा इजी है। देखो किंगडम कितने हैं हमारे पास, 5। पहला किंगडम मोनेरा, पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम फंजाई, फोर्थ किंगडम प्लांट्स, और फिफ्थ किंगडम होगा एनिमल किंगडम। अब जो मोनेरा है ना, सिर्फ उस पे प्रोकैरियोट्स आते हैं, बाकी सारों में यूकैरियोट्स। ठीक है, तो इजी है ना ये। तो सेल टाइप में तो क्या होगा, मोनेरा है प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे यूकैरियोटिक। याद करने की जरूरत है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे यूकैरियोटिक। उसके बाद आती है सेल वॉल। उसके बाद क्या है, सेल वॉल। अब देखो इजी से शुरू करते हैं, प्लांट्स से शुरू करते हैं, प्लांट किंगडम से। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है ना, वो सेल्यूलोज की बनी होती है।
प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती। क्यों नहीं एनिमल्स के अंदर सेल वॉल? हाँ, क्योंकि हमें तो चलना फिरना है, तो हमारे अंदर तो मूवमेंट चाहिए, पर प्लांट को चलना फिरना नहीं है, उसको तो एक ही जगह रहना, इसीलिए उसकी सेल वॉल है। पर हमारे अंदर, हमारे सेल्स में सेल वॉल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो बनी हुई तो किससे देखेंगे जब है ही नहीं, है ना। और प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी है? सेल्यूलोज की। अब आते हैं फंजाई में, देख लो कि फंजाई में ना सेल वॉल है तो, पर वो सेल्यूलोज की नहीं है, विदाउट सेल्यूलोज। ठीक है, फंजाई की सेल वॉल होगी विदाउट सेल्यूलोज, लेकिन है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में ना सेल वॉल सब में नहीं होती, कुछ में प्रेजेंट होगी। ठीक है, प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ में होगी, सब में नहीं होगी, प्रेजेंट इन सम। उसके बाद आते हैं मोनेरा। अब मोनेरा की जो सेल वॉल है तो सेल वॉल, पर सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं है, तो इसकी सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक है। कैसी है सेल वॉल? नॉन सेल्यूलोजिक। अब किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की। इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। अब ये वर्ड पहली बार सुना होगा, है ना? अमीनो एसिड तो दोनों बताती हूँ। वैसे बायोमॉलिक्यूल्स में आएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना समझो, जो ये सेकेराइड वर्ड है ना, सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, हमेशा ध्यान रखना। सेकेराइड मतलब शुगर, और पोली मतलब मैनी, पोली मतलब मैनी। अगर मैं बोलूं मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड मतलब कितनी शुगर? एक शुगर। दूसरा अगर मैं बोलूं पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारी शुगर, बहुत सारी शुगर ने मिलके एक शुगर बना दी, तो बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्ड आया अमीनो एसिड। दूसरा क्या है? अमीनो एसिड। जैसे देखो, हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल से। हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल से। इसी तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। ये प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे मिलके बने होंगे? अमीनो एसिड से। तो बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ जाते हैं तो हमें मिलता है प्रोटीन। ठीक है, पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे शुगर यूनिट ने जुड़ के एक शुगर यूनिट बना दिया, और अमीनो एसिड जो है यही मिलके बनाते हैं प्रोटीन। तो मोनेरा में हमने देखा कि सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं है, नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। वो किसकी बनी हुई है? पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड। किसकी बनी हुई है? पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड। अब ना एग्जैक्ट जो वर्ड आता है कि जो मोनेरा के मेंबर हैं उनकी सेल वॉल बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। अब देखो, ये पेप्टाइड वर्ड जो है ना, पेप्टाइड क्या होता है कि ये एक अमीनो एसिड है हमारे पास, ठीक है, ये दूसरा अमीनो एसिड है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो पेप्टाइड वर्ड है ये तो किससे रिलेटेड है? अमीनो एसिड से। किससे रिलेटेड है? अमीनो एसिड से। और ग्लाइकन, ग्लाइकन वर्ड रिलेटेड है पॉलीसेकेराइड से। ग्लाइकन किससे रिलेटेड है? पॉलीसेकेराइड से। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो जो मोनेरा की सेल वॉल है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, वो किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो वर्ड किससे रिलेटेड है? अमीनो एसिड से। बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड, है ना। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड। हाँ बिल्कुल, एक मॉलिक्यूल है। पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स में, क्या है अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड ये, दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है, और उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और ग्लाइकन किससे रिलेटेड है? शुगर से, ठीक है। ग्लाइकन रिलेटेड है शुगर से। जब बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाते हैं ना तो बनता है ग्लूकन। क्या बनता है? ग्लूकन। तो ये पॉलीसेकेराइड है। क्या है ये? एक पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि मोनेरा की जो सेल वॉल है, मोनेरा में भी जैसे बैक्टीरिया आता है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकन की। इसी तरीके से हमने देखा फंजाई में सेल वॉल तो है पर सेल्यूलोज की नहीं है। किसकी है? सेल्यूलोज की नहीं है। तो फंजाई की सेल वॉल होती है काइटिन की। किसकी होती है? काइटिन। किसकी होती है? काइटिन की होती है। अब ये काइटिन भी क्या है? काइटिन भी है पॉलीसेकेराइड। काइटिन भी क्या है? पॉलीसेकेराइड। क्या है? पॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये मैंने इनको नहीं लिखवाया होगा क्योंकि इन्होंने पहले बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ लिया था, तो
तो ये मेरे को ध्यान दिला देना, आज लिखवा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक। ये क्या हुआ? अब तक हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे आर.एच. व्हिटेकर के। पहली बात तो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें कब दिया था पहली बात? 1969 में। अब 5 किंगडम में पहला किंगडम कौन सा है? मोनेरा। पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम है पंजाब और फोर्थ किंगडम है प्लांटे और फिफ्थ है एनिमेलिया। अब हमने जो पहला कैरेक्टरिस्टिक देखा जो आर.एच. व्हिटेकर ने उठाया था वो था सेल का टाइप, वो था सेल का टाइप कि सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक सिर्फ एक किंगडम के मेंबर है, कौन सा? कौन सा है? मोनेरा। बाकी सारे यूकैरियोटिक, बाकी सारे यूकैरियोटिक, ठीक है। सेल टाइप तो हो गया। सेल टाइप के बाद है सेल वॉल, है ना, उसके बाद है सेल वॉल। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट है ना, तो एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल एब्सेंट। प्लांट्स के अंदर देखें, प्लांट के किंगडम में तो सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज की। फिर फंजाई में देखें तो सेल वॉल तो है पर सेलुलोज की नहीं है ना, किसकी है? काइटिन। किसकी है? काइटिन की, ठीक है। और काइटिन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड। काइटिन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड, ठीक है। उसके बाद हमने देखा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल कुछ में ही होती है ना, प्रेजेंट इन सम। उसके बाद मोनेरा, सबसे इंपॉर्टेंट। मोनेरा में सेल वॉल सेलुलोज की नहीं है, नॉन सेलुलोजिक है। किसकी बनी हुई है? पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। अब नाम क्या था उसका? पेप्टिडोग्लाइकन। क्या था नाम? पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। पेप्टाइड क्या है? बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड और ग्लाइकन है एक पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड वर्ड का मतलब क्या होता है? शुगर। सेकेराइड मतलब शुगर। यहाँ तक दिक्कत? दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए ना, एक तो सेल का टाइप और दूसरा सेल वॉल। तीसरा आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो बिल्कुल ग्लाइकन वर्ड, ग्लूकन वर्ड, ये शुगर से रिलेटेड। ग्लूकोज सुना है ना, ग्लूकोज भी एक शुगर है। अब ग्लूकोज होता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब एक शुगर यूनिट होगी। जब बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाएंगे तो बन जाता है पॉलीसेकेराइड, तो बन जाएगा पॉलीसेकेराइड। उसका भी नाम है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जिसको सेल टाइप पता चल गया ना उसके लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आसान है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ किसमें नहीं होगी? मोनेरा में। बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना। तो तीन हमने देख लिए कैरेक्टर्स। पहला सेल टाइप, दूसरा सेल वॉल, तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई बात नहीं, तीसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट किसमें है? मोनेरा। बाकी सब में प्रेजेंट। उसके बाद आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पता है कैसे बन रही थी? शुरू में सिर्फ सेल थे, फिर सेल ने मिलके बना दिया टिश्यू, टिश्यू ने मिलके बना दिए ऑर्गन, ऑर्गन ने मिलके बना दिया ऑर्गन सिस्टम। क्या बना दिया? ऑर्गन सिस्टम। और फिर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही होता है ना। अब देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? ये जो मोनेरा के मेंबर है ना, ये सबसे पुराने हैं। सबसे पुराने मतलब ये बेचारे इतने एडवांस नहीं है। तो इनमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? सेल्यूलर मतलब सेल ने अभी टिश्यू नहीं बनाया है, ठीक है। तो मैंने बैक्टीरिया है ना, अभी पढ़ना है, पूरा पढ़ना है इसके बारे में, बहुत कुछ है मोनेरा के बारे में, ठीक है। तो जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मोनेरा कैसे होते हैं? सेल्यूलर मतलब सेल ने मिलके अभी टिश्यू नहीं बनाया, यूनिसेल्युलर होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या आएगा? सेल्युलर। प्रोटिस्टा भी क्या है? सेल्युलर मतलब टिश्यू यहाँ भी नहीं बना। उसके बाद आते हैं फंजाई। फंजाई में सेल ने मिलके टिश्यू तो बना दिया लेकिन वो टिश्यू अभी लूज है, वो टिश्यू अभी लूज है। तो ये या तो मल्टी सेल्युलर होंगे या लूज टिश्यू, ठीक है। लूज टिश्यू मतलब सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं, आपस में टाइटली अरेंज नहीं, ठीक है। तो फंजाई में क्या होगा? सेल्स ने बना दिया मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर या हम कहेंगे लूज टिश्यू। उसके बाद प्लांट में क्या हुआ कि सेल्स ने मिलके बना दिया टिश्यू और टिश्यू ने मिलके बना दिया ऑर्गन। तो प्लांट के अंदर हमें टिश्यू भी देखने को मिलते हैं और ऑर्गन भी, ठीक है। प्लांट में हमें टिश्यू भी मिलेंगे और ऑर्गन भी। फिर बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स में टिश्यू भी मिलेंगे, ऑर्गन भी मिलेंगे और ऑर्गन सिस्टम भी मिलेंगे। इजी है ना। तो नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद आया हमारे पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में पहले दो तो सिंपल है बेचारे, मोनेरा और प्रोटिस्टा, सिर्फ सेल्युलर स्ट्रक्चर है। फिर हमारे फंजाई
कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है या है लूज टिश्यू। उसके बाद आए प्लांट्स में टिश्यू भी होंगे और ऑर्गन भी होंगे। फिर आए एनिमल्स में, उनके अंदर टिश्यू होंगे, ऑर्गन भी होंगे और ऑर्गन सिस्टम भी होंगे। अब लास्ट आता है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ध्यान से समझ लेना, ठीक है। लास्ट है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है, देखो पहला मोनेरा की बात करते हैं, ब्रैकेट वाला मत देखना, सिर्फ मेन नाम देखो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो मोनेरा है वो ऑटोट्रॉफिक होंगे या हेटेरोट्रॉफिक होंगे। मतलब कुछ मेंबर ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे पे डिपेंडेंट है। जो खुद बना सकते वो ऑटोट्रॉफिक और जो खुद नहीं बना सकते वो हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक भी दो टाइप के, या तो अपना खाना केमिकल से बनाएंगे या अपना खाना लाइट की हेल्प से बनाएंगे। केमिकल्स की हेल्प से बना रहे तो कीमोसिंथेटिक और लाइट की हेल्प से बना रहे तो फोटोसिंथेटिक। हेटेरोट्रॉफिक भी दो टाइप के, एक तो सैप्रोफिटिक और एक पैरासिटिक। अगर वो किसी और की बॉडी पे रह के अपना न्यूट्रिशन ले रहे तो पैरासिटिक। अगर वो गले सड़े मैटर से अपना खाना ले रहे तो होंगे सैप्रोफिटिक, ठीक है। तो मोनेरा के अंदर हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉफिक भी। ऑटोट्रॉफिक भी दो टाइप का और हेटेरोट्रॉफिक भी दो टाइप का। ऑटोट्रॉफिक में है या तो कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक, और हेटेरोट्रॉफिक में है या तो सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक, या तो सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। फिर हम आ जाते हैं प्रोटिस्टा पे। नेक्स्ट किंगडम कौन सा है? प्रोटिस्टा। अब मैं पढ़ा रही हूँ, तुमसे बनवाऊंगी टेबल, बना दोगे ना? हाँ पक्का। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी या तो होंगे कुछ होंगे ऑटोट्रॉफिक और कुछ होंगे हेटेरोट्रॉफिक, कुछ होंगे ऑटोट्रॉफिक और कुछ होंगे हेटेरोट्रॉफिक। लेकिन ऑटोट्रॉफिक में ये सिर्फ है फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक में ये सिर्फ है फोटोसिंथेटिक, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फंजाई पे। फंजाई ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, फंजाई होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक की हमें दो कैटेगरी पता है, या तो सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। प्लांट्स का तो हमें पता है, प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में भी प्लांट्स होंगे फोटोसिंथेटिक। अब आ जाते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में होंगे हम कैसे हेटेरोट्रॉफिक, है ना। एनिमल्स में वैसे सिर्फ हम नहीं आते, पूरा एनिमल किंगडम है ना। तो एनिमल्स में आएंगे हेटेरोट्रॉफिक। अब हेटेरोट्रॉफिक में या तो होगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या तो क्या है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हमारे अंदर है कि हम खाना इंटेक करते हैं फूड का, या तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी था मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला था मोनेरा किंगडम। मोनेरा में या तो ऑटोट्रॉफिक होंगे और कुछ होंगे हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक की भी दो कैटेगरी बताई, कौन सी? कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। हेटेरोट्रॉफिक की भी दो, एक तो सैप्रोफिटिक और एक पैरासिटिक। उसके बाद देखा हमने प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है वो भी कुछ होंगे ऑटोट्रॉफिक, कुछ होंगे हेटेरोट्रॉफिक। लेकिन ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक। अब अगर भूल जाओ ना कि इसमें ऑटोट्रॉफिक में कीमो था या नहीं, तो प्रोटिस्टा पी से आता है और प्लांट्स भी पी से आते हैं। प्लांट्स में सिर्फ फोटोसिंथेटिक है तो प्रोटिस्टा में भी सिर्फ फोटोसिंथेटिक होगा। प्रोटिस्टा भी पी से और प्लांट्स भी पी से। इसमें भी सिर्फ फोटोसिंथेटिक और इसमें भी सिर्फ फोटोसिंथेटिक, पर ये साथ में हेटेरोट्रॉफिक भी है, ठीक है। उसके बाद फंजाई का हमें पता है, फंजाई होगा सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक, उसमें या तो सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। प्लांट्स का भी हमें पता है ना, प्लांट्स में होगा ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स में भी फोटोसिंथेटिक, ठीक है। और नेक्स्ट एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हेटेरोट्रॉफिक होंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो होगा होलोजोइक या होगा सैप्रोफिटिक, ठीक है। क्लियर है? अब एक बार आप मैंने टेबल बना के बताओ मेरे को, फिर लिख लेना।